साथ बदलते भारत की शान। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। एआईसी है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय आय में पशुओं से होने वाली आय दिनों दिन बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण पशुपालन व्यवसाय के रूप में स्थापित होने लगा है। देश की 50% से ज्यादा भेड़ बकरियों की अज्ञात और अवर्णित नस्लें विभिन्न क्षेत्रों में पाली जा रही हैं, जिनका उत्पादन बहुत ही कम है। इनका उत्पादन बढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। खरगोश पालन पिछले कुछ वर्षों से मांस के लिए एक अच्छा साधन साबित हो रहा है। विशेषकर भूमिहीन किसानों और महिलाओं की अच्छी आय का स्रोत हो सकता है। भेड़, बकरी और खरगोश पालन के क्षेत्र में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पिछले 5 दशकों से निरंतर बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान कर रहा है। इसके परिणामों से मिली उन्नत तकनीकों को भेड़, बकरी, खरगोश पालकों तक पहुंचाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा रहा है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर की स्थापना 1962 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य भेड़ उत्पादन के संबंधित सभी पहलुओं पर मूलभूत और प्रायोगिक अनुसंधान करना है। साथ में ही जो भेड़ से उत्पादन संबंधित एवं मांस और ऊन से संबंधित जो नवीन तकनीकियां हैं उनका विकास करना, साथ में भेड़ उत्पादन एवं उपयोगिता से संबंधित प्रशिक्षण देना है और भेड़ उत्पादन के उन्नत जो तकनीकी हैं उनको किसानों तक पहुंचाना है। वर्तमान में पूरे देश में एक हमारी जो परियोजना चल रही है उसमें जितने भी स्थानीय जो भेड़ें हैं पूरे देश में उनकी स्थानीय स्तर पर उनका संवर्धन किया जा सके, उन प्रजातियों का, और उनका किस तरह से आर्थिक लाभ किसानों को दिया जा सके और साथ में उनका देश में संरक्षण भी किया जा सके। इसके मूल उद्देश्य के तहत कार्य किया जा रहा है। संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग में भेड़ के आनुवंशिकी सुधार के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ भेड़ों की कई नस्लें विकसित की गई हैं। इनमें सबसे प्रमुख है अविशान नस्ल की भेड़। ये भेड़ 2 से 3 बच्चे देती है और दूध भी ज्यादा देती है। पशुपालक इसे पालकर अपनी आय को कई गुना बढ़ा सकते हैं। संस्थान में भेड़ों की देसी नस्ल सुधार पर भी काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जीन्स के आधार पर भेड़ों के गुणों की पहचान की जा रही है। पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग द्वारा भेड़ों की आनुवंशिक सुधार के लिए काम किया जाता है। पूर्व में भी इस विभाग द्वारा समय की आवश्यकता, किसानों की मांग को देखते हुए बहुत सी नस्लों को विकसित किया गया है, जिसमें भारत मेरिनो, अविकालीन, गद्दी सिंथेटिक और अविमास भेड़ नस्लें हैं। अभी हाल फिलहाल में संस्थान के इस विभाग द्वारा देश की सबसे प्रमुख और विख्यात अविशान भेड़ को विकसित किया है, जो एक साथ एक बार में 2 से 3 बच्चे देने की क्षमता रखती है। इस प्रकार इस भेड़ को पालकर भेड़ पालक अपनी आय को दोगुनी तिगुनी कर सकता है। इसके साथ ही भेड़ पालकों के लिए हम दूसरी अच्छी देशी नस्लों पर भी काम कर रहे हैं। देश में मौजूद 43 भेड़ नस्लों में से लगभग 17 भेड़ नस्लों पर हम लोग उसके आनुवंशिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं। विभाग की प्रयोगशालाओं में भी हमारे बहुत से जीन को आइडेंटिफाई करके हम ये पता लगा लेते हैं कि भेड़
2 बच्चे या 3 बच्चे देने वाली है या नहीं है, ताकि किसान को उसका समय रहते पता लग जाए कि वो किस प्रकार का पशु पाल रहा है, वह 2 या 3 देने वाले भेड़ों में उसके गुण है या नहीं है। इसके अतिरिक्त एक भेड़ की नस्ल हमने विकसित की है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए है, और हम उसके यहाँ पे जीन लेवल पे ये पता लगा लेते हैं कि कौन सी भेड़ों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इसके अतिरिक्त हम जीन लेवल पे ये भी पता लगा सकते हैं कि किस भेड़ की ऊन में चमक है, उस चमक के लिए कौन सा जीन की उपयोगिता है। इन सब को हम यहाँ प्रयोगशालाओं में सैंपल लेकर, उनके ब्लड लेकर, उनके डीएनए द्वारा ये सब हम उनके जीन की उपस्थिति को भेड़ में जानकर किसानों की उपयोगिता बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त हम आनुवंशिक सुधार में जो यदि हम बात करें तो 1970 के दशक में जो भेड़ों का शरीर भार 6 महीने पे लगभग 13 किलो होता था, उस भेड़ को हम आनुवंशिक विधि द्वारा आज उन भेड़ों से हम 6 महीने में 25 से 26 किलो का वजन, लगभग 2 गुना वजन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त साल में जो भेड़ें 1 बच्चा देती थी, अब हमारी भेड़ें 2 साल में 3 बच्चे दे रही हैं, 3 बार भी आ रही हैं, और हर बार भी आने से यदि वो विषान पालता है तो 2 से 3 बच्चे भी उसको मिल रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसंधान विभाग के द्वारा विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें हम किसानों को अच्छी नस्लें कैसे पालें, उसमें रेवड़ में उसका खून कैसे बदलें, कैसे अंतः प्रजनन को उसमें रोकें, क्योंकि कई बार इनब्रीडिंग से, अंतः प्रजनन से बहुत सी बीमारियां रेवड़ में आ जाती हैं। इसका भी हम ज्ञान किसानों को देते हैं कि अच्छे पशुओं को वो अपने रेवड़ में चयन करें, और अच्छे पशु को चयन कर उनसे वो अच्छी संतति प्राप्त करें, जिससे कि उनको लाभ हो। इस प्रकार से भेड़ पालक जो भेड़ें पहले 100 भेड़ें लगभग 80 बच्चे देती थी, आजकल अनुसंधान के विभिन्न प्रयोगों के द्वारा पता लगा है कि 100 भेड़ें आजकल 140 तक भी बच्चे दे देती हैं। तो इस प्रकार से हम देश के विभिन्न कोनों में भेड़ों की नस्लों को विकसित कर रहे हैं, उनसे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, उनसे कम लागत में अधिक उत्पादन हो, यह विभाग तत्पर किसानों के साथ कार्य कर रहा है। संस्थान में मोटी पूंछ वाली भेड़ दुम्बा पर भी शोध कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही पशुपालकों को इन्हें पालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। दुम्बा का वजन देसी नस्ल की भेड़ों की अपेक्षा काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा इनके दूध में भैंस के दूध की अपेक्षा अधिक वसा पाया जाता है। ये मोटी पूंछ वाली भेड़ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अपने आप में अनोखी है। इसे स्थानीय भाषा में इसको दुम्बा नाम से जाना जाता है। ये भेड़ ज़्यादातर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इजराइल इन देशों में दिखता है, और हमारे भारत में यह उत्तरी भारत में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। ये भेड़ का वजन बहुत ज़्यादा है। जो हमारा स्थानीय भेड़ मालपुरा के तुलना में ये 3 महीने में जो मालपुरा 16 केजी का होता है, ये 32 केजी का हो जाता है। और 6 महीने के भार अगर आप देखें, जब हमारा मालपुरा 30 केजी का होता है, ये 50 किलो का हो जाता है। तो ये बताता है कि अगर किसान भाई इसको रखते हैं तो कितना लाभप्रद होंगे। अगर आप देखेंगे कि ये भेड़ के पास एक बसा पूंछ है, जब बारिश का मौसम होता है, खाना प्रचुर मात्रा में मिलता है, ले लेता है, वो खाना खा लेता है और उसी ऊर्जा को अपने पूंछ में संरक्षित रखता है। और जब गर्मी के मौसम होता है, दाना प्राप्त नहीं होता है, चारा नहीं मिलता है, उसी समय उसको वो इस्तेमाल में ले लेता है। तो ये मरु क्षेत्रीय जलवायु के लिए एकदम जरूरी है और लाभदायक है। और अगर हम देखें इसका दूध, क्योंकि हम ज़्यादातर भेड़ मांस के लिए रखते हैं, लेकिन अगर इसका दूध भी देखें, भैंस की तुलना में इसके दूध में ज़्यादा वसा है। अगर भैंस में 5-6 है तो इसमें हम 8% का इसमें हम वसा मिलता है। तो इन्हीं सभी गुणों के कारण ये भेड़ अपने आप में अनोखी है। देश में दूध की मांग को देखते हुए इनके प्रजनन की 2 तकनीकें विकसित की गई हैं। पहली स्पंज विधि और दूसरी तरल जनन द्रव्य तकनीक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
भेड़, बकरी और खरगोश पालन के क्षेत्र में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान पिछले 5 दशकों से निरंतर बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान कर रहा है। संस्थान का पशु पोषण विभाग भेड़, बकरी और खरगोश के आहार और उनके पोषण पर आधारित कार्य करता है। आहार कैसा हो, कितनी मात्रा में दिया जाए और कब दिया जाए, इसका निर्धारण भी किया गया है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान में हमारा पशु पोषण विभाग चारा और चारा का पोषण के बारे में 3 जो पशु हैं, भेड़, बकरी और खरगोश, इनके बारे में रिसर्च करता है और रिसर्च के तहत किसानों के लिए क्या टेक्नोलॉजी अच्छा हो सकता है उसके ऊपर काम करता है। ज़्यादातर पशुपालन में ये देखा गया है पोषण का जो खर्चा है वो 2/3 होता है। तो पहला मुख्य उद्देश्य यही होता है कि ये सस्ता कैसे हो सकता है जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। इसके तहत हम जो बनाए हैं मिश्रण, एक हो गया खाद्य मिश्रण जो कंसंट्रेट मिक्सचर कहते हैं, एक हो गया पूर्ण मिश्रण जो टोटल मिक्सेशन कहते हैं, एक पिलेट और एक फीड ब्लॉक। ये जो विभिन्न प्रकार का हम पद्धति से ये दाना बनाए हैं, ये भेड़ बकरियों का छोटे बच्चों से लेके गाभिन होना और गाभिन के बाद बच्चे पैदा करने तक भरण पोषण का दायित्व है। इस दायित्व के तहत हम छोटे बच्चों के लिए एक मेमना प्राश बनाए हैं जो दूध का परिपूरक कहा जाता है। जो छोटे बच्चों को दूध की कमी होता है माता से, या जिस बच्चों का माता नहीं होते हैं, ये बच्चों के लिए ये मिश्रण द्वारा हम 3 महीने तक पाल सकते हैं। उसके बाद जो 3 से 6 महीने वाली समय है, इस दौरान भेड़ हो या बकरी हो, हम ऐसे खाद्य मिश्रण तैयार किए हैं जिस खाद्य मिश्रण द्वारा किसान अपना पालन करे तो 6 महीने में जो भेड़ 20-22 किलो होता था वो भेड़ 6 महीने में 35 किलो तक पहुंच सकता है। ये जो 10-12 किलो का ज़्यादा वजन पाना, ये किसान की आय बढ़ाने में सहायक होता है। खाद्य उपयोग के तहत हमारे पास जो समस्या है वो समस्या खाद्य पूरे साल भर कैसे पशुओं को मिले, इसके तहत हम जो योजना बनाए हैं, एक फीड पिलेट, एक ब्लॉक और एक साइलेज जो अचार कहते हैं, घास का अचार। तो आज जैसे मानसून है, इस मानसून में बहुत घास बाद में बेकार हो जाता है, जिसको अचार के तहत बना के हम गर्मी के मौसम में जिस टाइम हमें चारा, हरा चारा नहीं मिलता है, ये अचार उनको खिलाया जा सकता है। भेड़ और बकरी पालन में किसान को आर्थिक लाभ पहुंचाने वाले सभी गुण जैसे मांस, दूध, ऊन में प्रजनन सिद्धांतों के सही उपयोग से सुधार लाया जा सकता है। किसी भी गुण विशेष के सुधार के लिए आनुवांशिकी और प्रजनन विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण नियम है कम गुणवत्ता वाले पशुओं की छटनी और अच्छी गुणवत्ता वालों का चयन। सामान्य तौर पर किसी भी पशु समूह में एक विशेष गुण के लिए कुछ प्रतिशत विविधता रहती है। देश में बढ़ती मांस और दूध की मांग को देखते हुए इनके प्रजनन की 2 तकनीकें विकसित की गई हैं। पहली स्पंज विधि और दूसरी तरल जनन द्रव्य तकनीक। संस्थान के पशु शरीर क्रिया विज्ञान एवं जैन रसायन विज्ञान विभाग द्वारा 2 महत्वपूर्ण तकनीकें विकसित की गई हैं। एक है प्रोजेस्टेरोन युक्त स्पंज से मध्य समकालीनकरण और दूसरा कृत्रिम जनन द्रव्य का उपयोग करते हुए कृत्रिम गर्भाधान। जब हम बात करें मध्य समकालीनकरण की, तो ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा सारी की सारी भेड़ों को एक साथ गर्मी में लाया जाता है और उनका गर्भाधारण करवाकर उनसे एक साथ बच्चों की पैदावार ली जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बच्चे सारे के सारे एक साथ पैदा होंगे तो किसान को श्रम की कम आवश्यकता होगी उनकी देखभाल के लिए, प्रबंधन के लिए, और इसके अलावा किसान एक पहले से निर्धारित समय पर ये फसल अपनी ले सकता है जब बाज़ार में इनके बच्चों की मांग या मांस की मांग बहुत ज़्यादा हो। ये किसान के लिए एक बहुत लाभकारी तकनीक है। इससे नस्ल सुधार में काफ़ी तेज़ी लाई जा सकती है। संस्थान में इन पशुओं से बेहतर उत्पादन पाने के लिए और इनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए उचित आवास पद्धति का विकास किया गया है। इन आवासों का तापमान स्थिर बनाए रखने के लिए तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। संस्थान में भेड़ों के स्वास्थ्य और उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए प्रतिकूल मौसमों में विभिन्न तरह के आवासों का निर्माण किया है और उनका अध्ययन किया है। ये आवास भेड़ों को
प्रतिकूल मौसम में उनकी उत्पादन क्षमता को सही बनाकर रखने के लिए आवश्यक होते हैं। जिस प्रकार प्रतिकूल मौसम यदि अधिक गर्मी हो तो अधिक गर्मी में हवादार और ऊंचे आवास बनाए जाते हैं, जिससे कि उनके अंदर जो तापमान है वो सही रखा जा सके। ऐसे निर्माण सामग्री को उसमें सम्मिलित किया जाता है जिससे कि ऊष्मा जो होती है सूर्य की गर्मी उससे कम उसमें आ सके, तो जो आवास के अंदर का जो तापमान होता है वो सामान्य बना रहता है। इसी प्रकार सर्दी के मौसम में ऐसे ही आवासों को बनाया जाता है जिससे कि उसमें तेज़ सर्द हवाओं का प्रवाह न हो सके। इसमें मिट्टी के आवास भी होते हैं और इसमें थर्मोकोल से दीवार ढके हुए आवास भी होते हैं जिससे कि उसके अंदर सर्द हवाओं का प्रवाह न हो सके। जब सर्द हवाएं चलती हैं तो नवजात मेमनों में सबसे अधिक मृत्यु दर पाई जाती है। इसी प्रकार अनेक तरह के आवासों पर अध्ययन चल रहा है और जिनको संस्थान में अलग अलग जगह पर देखा भी जा सकता है और किसान भाई उसको देख करके अपने खेत में अपने बाड़ों में वो बना सकते हैं इस तरह के आवास। तो ये आवश्यक है कि हम उन्हें आवश्यक आवास दें, अनुकूल आवास दें और उनके साथ में ये ज़रूर ध्यान रखा जाए कि दिन में शुद्ध हवा का प्रवाह उसमें बना रहे, मल मूत्र के विसर्जन की सही व्यवस्था हो सके, मल मूत्र उसके अंदर मेंगनी और जो मूत्र है उसमें टिका न रहे, इन सब का ध्यान रखा जाना चाहिए। पानी की खेली और जो होती है उनके दानों की खेली, चारे की खेली वो बिल्कुल सही और रोज़ साफ़ होनी चाहिए, उसके लिए अलग स्थान देना चाहिए। ढके हुए आवास, आधे ढके हुए आवास और उसके साथ में एक पूर्णतया एक बाड़ा ऐसा उनको जरूर दिया जाना चाहिए जिसमें वो अपना विचरण कर सके, घूम सके और शुद्ध वायु प्राप्त कर सके। सिरोही बकरी बिजनेस के लिहाज से काफी फायदे का सौदा मानी जाती है। संस्थान में सिरोही बकरी पर अनुसंधान करके उसे और उन्नत बनाया जा रहा है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। संस्थान में इन पशुओं से बेहतर उत्पादन पाने के लिए और इनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए उचित आवास पद्धति का विकास किया गया है। सिरोही बकरी बिजनेस के लिहाज से काफी फायदे का सौदा मानी जाती है। इसका नाम राजस्थान के सिरोही जिले के नाम पर पड़ा है। इस बकरी को खास तौर पर मीट के लिए पाला जाता है। आमतौर पर सिरोही बकरी आधा लीटर से लेकर 700 मिलीलीटर तक दूध देती है। इसकी 2 बड़ी खासियत हैं। एक तो ये गर्म मौसम में आराम से रह लेती है और दूसरे ये बढ़ती बहुत तेजी से है। इसकी एक और खासियत ये है कि इस बकरी के विकास के लिए इसे चारागाह में ले जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। ये बकरी फार्म में ही अच्छे से पल बढ़ सकती है। संस्थान में सिरोही बकरी पर अनुसंधान करके उसे और उन्नत बनाया जा रहा है। संस्थान में सिरोही बकरी के ऊपर अनुसंधान सन 1976 से चल रहा है। यहाँ पर सिरोही बकरियों को दूध और मांस के लिए आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है। सिरोही एक द्विउद्देश्य नस्ल है जो राजस्थान के अजमेर, नागौर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर और दूसरे जिलों में पाए जाते हैं। ये सिरोही नस्ल जो है दूध और मांस के लिए जाने जाते हैं, जिसमें जन्म भार करीब 3 किलो 300 ग्राम से शुरू करके 12 माह में करीब 35 किलो तक पहुंच जाते हैं। किसानों के बीच में इस नस्ल की काफ़ी मांग है, जिसके वजह से हम साल भर में करीब 200 जानवर किसानों को आनुवंशिक सुधार के लिए बांटते हैं। उनको ये जानवर सरकारी किफ़ायती दरों पर दिया जाता है। बढ़ती हुई मांस और इसके मूल्य में वृद्धि के मद्देनजर भेड़ पालकों ने ऊन उत्पादन की जगह ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ मेमने पैदा करने का लक्ष्य बना लिया है। देश में बढ़ती हुई मांस की मांग को भेड़ों में जनन क्षमता बढ़ाकर किसी हद तक पूरा किया जा सकता है।
वृद्धि दर की तुलना में प्रजनन दर में आनुवंशिक सुधार से भेड़ों की जैविक और आर्थिक क्षमता बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ दशकों से भेड़ पालकों में ये रुझान आ गया था कि वो ऊन की जगह अधिक मेमने एवं मांस उत्पादन अधिक शारीरिक भार की भेड़ चाहते थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान के बीकानेर में ये शुरू की परियोजना 1997 से, जिससे कि वो जीन इसमें पश्चिम बंगाल से डाला गया जो कि सक्षम है कि एक ब्यात में 1 से 2, 2 से 3, 4 तक भी बच्चे दे सके। इसलिए ये अभिशान भेड़ बनाई गई, जिसमें 3 भेड़ों का, भारतीय नस्लों की 3 भेड़ों का समागम है, जिसमें गैरोल है 12.5%, मालपुरा है 37.5% और पाटनवाड़ी है 50%। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का पशु स्वास्थ्य विभाग पशुओं के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए नवीन शोध कार्य कर रहा है। पशु स्वास्थ्य विभाग में आधुनिक तकनीकों की सहायता से पशुपालकों की भेड़ों के स्वास्थ्य की समय समय पर जांच की जाती है। पशुओं की किसी भी तरह की बीमारी या समस्या का निवारण किया जाता है। पशु स्वास्थ्य विभाग भेड़ों की बीमारियों की जांच, निदान और रोकथाम पर अग्रणी रूप से कार्य कर रहा है। इस विभाग द्वारा भेड़ों के स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए एक कैलेंडर विकसित किया गया है, जो किसानों द्वारा अपने रेवड़ों में अपनाया जा रहा है और उसको अपनाने से किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। विभाग द्वारा किसानों के रेवड़ों के भेड़ों की खून की जांच, उनके मल की जांच समय समय पर की जाती है, जिससे उनमें होने वाली बीमारियों का और या परजीवियों का पता लगाया जा सकता है। यह जांच इस विभाग द्वारा आधुनिक तकनीकों द्वारा की जाती है और यह जांच के परिणाम जो है किसानों को तुरंत दे दिए जाते हैं और उनको उस समस्या को नियंत्रण करने के लिए समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं, जिससे उन भेड़ों में मृत्यु दर काफ़ी कम हो गई है। किसानों के रेवड़ों में ब्रुसेलोसिस नामक एक बीमारी काफ़ी संक्रमित होती है और ये बीमारी किसानों में भी आ सकती है। इसके लिए भी विभाग के द्वारा समय समय पर उनको निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह इस बीमारी से अपने आप को बचाना है और अपने जानवरों को भी बचाना है। भेड़ों में परजीवी की समस्या भी एक काफ़ी गंभीर समस्या है, जिसके लिए किसानों की भेड़ों के नमूने, गोबर के नमूने जो है वो लिए जाते हैं और उसमें कृमियों की संख्या, कीड़ों की संख्या अधिक होती है तो उनको दवाई पिलाने के लिए परामर्श दिया जाता है। विभाग के प्रयासों के द्वारा किसानों को या कीड़े की दवाई पिलाने की सीमा 1 से 2 बार प्रति वर्ष कर दी गई है, जो पहले लगभग 5 से 6 बार दवाई पिलाई जाती थी। संस्थान का वस्त्र निर्माण एवं वस्त्र रसायन विभाग भेड़ों से मिली ऊन का प्रसंस्करण करके कई तरह के मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण करता है। यहाँ पर विकास और शोध कार्य किए जा रहे हैं। संस्थान में पशुपालकों और व्यवसायियों को विभिन्न तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। भेड़ों से प्राप्त ऊन, खरगोश से प्राप्त अंगोरा रेशे, पश्मीना ऊन व कैमल रेशों को प्रसंस्कृत या मिश्रित कर इनके उत्पाद बनाते हैं। इनके मुख्य उत्पाद शॉल, पाइन वूल से शॉल, कारपेट वूल से कारपेट व मोटी ऊन से नमदा बनाए जाते हैं। मोटी ऊन क्योंकि अधिक उपयोगी नहीं होती है, इससे शॉल या गलीचे की तरह उत्पाद नहीं बनाए जा सकते हैं, केवल नमदे ही बनाए जा पाते हैं। इस ऊन को कैसे हम अधिक मूल्य संवर्धन कर सकें, इसके बारे में हमने प्रयास किया और हमने मोटी ऊन से बने नमदा शीट से ही हस्तशिल्प उत्पादों का विकास कर इसकी ट्रेनिंग हमने क्षेत्र की महिलाओं को प्रदान किया। किसान भाई या उनके परिवार के सदस्य इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर के नमदा शीट से हस्तशिल्प उत्पाद बनाकर लगभग 150 से 200% तक मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। इसी क्रम में हमने मोटी ऊन से जो थर्मल इंसुलेशन बैट और साउंड इंसुलेशन प्रॉपर्टी जो वूल के मुख्य गुण हैं उनका सदुपयोग करते हुए इसका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने हेतु भी
उत्पाद डेवलप किए हैं। किसानों के स्तर पर भी इसका रॉ स्टेज पे ही कैसे उपयोग करके हम अधिक इसका उपयोग कर सकें, इसके क्रम में हमने रजाई का विकास किया है। किसान अगर यदि कपास की जगह ऊन की रजाई बनाए तो ये ऊन की रजाई ज़्यादा गर्माहट वाली होगी व हमारी जो कपास लगभग 100 रुपये प्रति किलो प्राप्त होती है उसकी जगह 40 रुपये प्रति किलो की ऊन उपयोग कर आप उससे अधिक लाभ कमा सकते हैं। यानी कि आप बनने वाली रजाई की लागत को कम करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी क्रम में हमने जो हमारे ऊन प्रसंस्करण के दौरान जो अपशिष्ट ऊन उत्पादित होती है उसका भी सदुपयोग करने के क्रम में हमने अभिकाद का विकास किया है। इस अभिकाद में 30% ऊन, 50% मींगनी व 20% फसलों के अपव्यय को सम्मिश्रित कर कंपोस्ट तैयार किया जाता है। यह लगभग 3 माह में तैयार हो जाता है और इसकी कीमत लगभग 15 से 20 रुपये प्रति किलो बाजार में मिल पाती है। हमारे देश की भेड़ों के उत्पादन में कई गुना वृद्धि संभव है। उन्नत तकनीकों को अपनाकर भेड़ पालक रेवड़ की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करके इस व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना सकते हैं। किसान भेड़ों में उचित प्रजनन, आहार व्यवस्था, प्रतिकूल वातावरण से बचाव, स्वास्थ्य व्यवस्था, उचित चराई और अकाल के समय उचित पशु प्रबंधन अपनाकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों और पशुपालकों को अधिक आय प्राप्त हो सकती है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य शुष्क क्षेत्रों में शोध करना और इन क्षेत्रों के अनुसार तकनीकी विकसित करना